कैसे हो आप लोग दोस्तों? होप आप सब लोग बहुत अच्छे हो। सो वी आर बैक विद अनदर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन फॉर योर क्लास 12th। आज हम डिस्कस करेंगे दोस्तों डिस्कर्सिव पैसेज, राइट। सो डिस्कर्सिव पैसेज आपने काफ़ी काफ़ी शायद इसका नाम सुना ना हो या काफ़ी ऐसे पैसेजेस देखे ना हो, बट ये पैसेजेस भी आ जाते हैं एग्जाम्स में। सो असेंशली डिस्कर्सिव पैसेज पहले होता क्या है उसको समझते हैं और फिर एक डिस्कर्सिव पैसेज को डिस्कस करते हैं। सो डिस्कर्सिव पैसेज जैसे कि आपको एक नाम से भी मतलब निकाल सकते हैं कि डिस्कशन, राइट। सो असेंशली हम व्हेन देयर इज अ डिस्कशन ऑन अ टॉपिक उसको एक डिस्कर्सिव पैसेज कहते हैं, जिसमें हम काउंटर आर्गुमेंट्स प्रॉन्स फॉर द पैसेज रॉन्ग ऑन अ टॉपिक, मतलब हम ये सारी चीज़ें देखते हैं कि कब हम कि एक टॉपिक को लेते हैं और उस पर आर्गुमेंट्स देखते हैं, उसके काउंटर आर्गुमेंट्स देखते हैं, प्रॉस देखते हैं, कॉन्स देखते हैं, और क्या चीज़ हो सकती है नहीं हो सकती है, सारे व्यू पॉइंट्स एक पैसेज में अगर दिए होते हो उसको डिस्कर्सिव पैसेज कहते हैं। ठीक है, मैंने थोड़ी सी थ्योरी भी लिखी है डिस्कर्सिव पैसेज की, इसको भी देखते हैं। So essentially, discursive passage is a piece of writing that explores a complex topic by performing various perspectives, arguments, counter arguments in a balanced and logical manner. एक बैलेंस्ड मैनर पे काउंटर आर्गुमेंट्स दिए हो और एक डिफरेंट व्यू पॉइंट्स एक ही पॉइंट पे या एक ही मैटर पे अगर दिए होते हैं, वो एक डिस्कर्सिव पैसेज माना जाता है। ठीक है, टॉपिक्स पे देयर इज नो इजी येस और नो, मतलब एक टॉपिक जिसपे येस भी हो सकता है और नो भी हो सकता है, और सारे आर्गुमेंट्स और सारे पीसेस ऑफ जो एक व्यू पॉइंट्स हैं वो उस पैसेज में दिए होते हैं। ठीक है, आइए एक डिस्कर्सिव पैसेज देखते हैं और इसको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, पहले मैं ये पैसेज पढ़ूंगा, कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे पहले ये पैसेज पढ़ते हैं, इसमें से की पॉइंट्स निकालते हैं और उन की पॉइंट से फिर क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, The debate over digital privacy in the 21st century has become a tug of war between individual liberty and collective security. राइट, तो असेंशली जैसे कि मैंने कहा कि काफ़ी पॉइंट्स आपको काउंटर आर्ग्यूमेंट पॉइंट्स फॉर अगेंस्ट ये सारे एक पैसेज में मिल सकते हैं। इसमें भी हमको पहली लाइन से यही पता लग रहा है कि दो चीज़ के बीच में कोई डिबेट हो रही है, दो चीज़ के बीच में दो एक व्यू पॉइंट्स है जो वो डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो जैसे इसने बोला द डिबेट ओवर इंडिविजुअल लिबर्टी एंड कलेक्टिव सिक्योरिटी, राइट। इसके बारे में एक डिस्कशन है कि इंडिविजुअल लिबर्टी और कलेक्टिव सिक्योरिटी के बीच में क्या चीज ठीक है। ठीक है, ऑन वन हैंड privacy advocates argue that the constant monitoring of online activity by tech giants and governments is a fundamental violation of human rights. They point to data mining culture where every click and search is sold to the highest bidder, creating a world where personal autonomy is eroded by targeting algorithms, right? So essentially जो मुझे समझ में आया वो बेसिकली प्राइवेसी की बात कर रहा है। प्राइवेसी, ठीक है, क्या बोल रहा है प्राइवेसी में, अभी इसको छोड़ते हैं। ठीक है, अभी हम प्राइवेसी के बारे में लिखते हैं। एक प्राइवेसी वर्ड है जिसको मैंने हाईलाइट कर दिया। आर्ग्यू दैट द कांस्टेंट मॉनिटरिंग ऑफ ऑनलाइन एक्टिविटी बाय टेक जायंट्स एंड गवर्नमेंट इज अ फंडामेंटल वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट। तो इसको मैं अगर शॉर्ट में लिख सकूं, कांस्टेंट मॉनिटरिंग ऑफ ऑनलाइन एक्टिविटी इज अ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, राइट। इसको मैं अंडरलाइन कर सकता हूँ कि प्राइवेसी के बारे में वो क्या कहना चाह रहा है कि कांस्टेंट मॉनिटरिंग जो हमारी डिजिटल एक्टिविटी की होती है, ऑनलाइन एक्टिविटी की होती है, इज अ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। एक पॉइंट वो ये रख रहा है पैसेज में। They point to the data mining culture where every click and search is sold to the highest bidder, creating a world where personal autonomy is eroded by targeting algorithms. So essentially ये जो लाइन है अगर मैं देखूं इज जस्ट अ रिपीटेशन ऑफ व्हाट इज सेड इन द फर्स्ट लाइन, राइट। तो अगर मुझे पहला पैराग्राफ में से एक लाइन निकालनी है तो ये निकालनी है कि ये डिबेट है बिटवीन इंडिविजुअल लिबर्टी एंड कलेक्टिव सिक्योरिटी, और प्राइवेसी के बारे में क्या प्राइवेसी के बारे में बोल रहा है कि कांस्टेंट मॉनिटरिंग ऑफ ऑनलाइन एक्टिविटी इज अ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट, दैट्स इट। तो मैं ये एक लाइन इसमें से निकालूंगा। कन्वर्जली, अब अगर कन्वर्जली की बात हो गई तो इसका मतलब उसका काउंटर पॉइंट वो दे रहा है। ठीक है, मतलब इंडिविजुअल प्राइवेसी की बात तो हमने कर ली, लेकिन कलेक्टिव सिक्योरिटी की जो बात है वो इसमें करेगा क्योंकि कन्वर्जली आ गया है। ठीक है, proponents of increased surveillance argue that in the era of globalized threats, absolute privacy is a luxury that we can no longer afford.
They contend that the same metadata used for advertising also crucial tool for law enforcement to track criminal networks and prevent large-scale tragedies. From this perspective, the sacrifice of a small amount of personal data is a fair price of public security. राइट सो पहले उसने प्राइवेसी की बात करी, अब वो कलेक्टिव सिक्योरिटी की बात कर रहा है. कलेक्टिव सिक्योरिटी के बारे में क्या कह रहा है? इज अ क्रूशियल टूल फॉर लॉ एनफोर्समेंट टू ट्रैक क्रिमिनल नेटवर्क एंड प्रिवेंट लार्ज स्केल ट्रेजेडीज. राइट, सिंपल. बाकी जो भी पॉइंट्स है वो जस्ट अ रेपिटेशन ऑफ व्हाट इज बीइंग सेड. सो पहले चीज में हमको निकाला हमने कि कांस्टेंट मॉनिटरिंग ऑफ ऑनलाइन एक्टिविटी इज अ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, और दूसरे में ये निकाला कि जो कलेक्टिव सिक्योरिटी है ये लॉ एनफोर्समेंट में और क्रिमिनल नेटवर्क्स को हंट करने में हमारी मदद करता है. राइट, सो 2 लाइन में हमारे 2 पैराग्राफ हो चुके हैं. ठीक है. हाउएवर, नथिंग टू हाइड, नथिंग टू फियर आर्गुमेंट इज ऑफन क्रिटिसाइज्ड फॉर बीइंग ओवर सिंप्लिस्टिक. हाउएवर, अब अगर हाउएवर आ गया तो जो 2 पॉइंट्स ऊपर लिखे हुए हैं उसका काउंटर पॉइंट वो देगा. इसका मतलब कि पहले में हम एक चीज की बात कर रहे हैं, दूसरे पैराग्राफ में हम दूसरी चीज की बात कर रहे हैं. अगर हाउएवर आ गया तो इसका मतलब इन दोनों की बीच की कोई बात वो करेगा. राइट, तो वो बीच की बात क्या है, वो एक लाइन हम निकालने की कोशिश करते हैं. नथिंग टू हाइड, नथिंग टू फियर आर्गुमेंट इज ऑफन क्रिटिसाइज्ड फॉर बीइंग ओवरली सिंपलिस्टिक. Critics suggest that privacy isn't just about hiding wrongdoings, it is about the right to form thoughts and identities without the chilling effect of being watched. As we move deeper into the digital age, the challenge remains how to build a system that protects the state without stripping the individual of their digital identity. Right? So सिर्फ एक लाइन जो इन 2 बीच के पॉइंट्स को जस्टिफाई करती है वो द लास्ट लाइन है. हाउ टू बिल्ड अ सिस्टम that protects the state without stripping the individual of their digital identity. मतलब कैसे कोई एक चीज निकाले हम, कैसे एक सिस्टम निकालें जो इंडिविजुअल आइडेंटिटी को भी प्रोटेक्ट कर सके और कलेक्टिव सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करे. दैट्स इट. राइट, सो इसमें दोनों चीज आ गई. सो पहली चीज में एक पॉइंट, पहले पैराग्राफ में एक पॉइंट इंडिविजुअल लिबर्टी के बारे में बोला है कि कांस्टेंट मॉनिटरिंग ऑफ ऑनलाइन एक्टिविटी इज अ थ्रेट टू, इज अ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट और इंडिविजुअल प्राइवेसी. फर्स्ट पैराग्राफ. सेकंड पैराग्राफ में हाउ क्रूशियल इट इज फॉर लॉ एनफोर्समेंट टू ट्रैक क्रिमिनल नेटवर्क्स एंड प्रिवेंट लार्ज स्केल क्राइम्स. ये सेकंड पैराग्राफ से निकाल ली. और थर्ड पैराग्राफ से निकाल ली कि सिस्टम दैट प्रोटेक्ट्स द स्टेट विदाउट स्ट्रिपिंग, हाउ टू बिल्ड अ सिस्टम दैट प्रोटेक्ट्स द स्टेट विदाउट स्ट्रिपिंग द इंडिविजुअल ऑफ देयर. कैसा एक मिडवे निकाले, कैसे एक सिस्टम बना लें जिसमें वो दोनों चीज प्रोटेक्ट हो सके. सिर्फ इस 3 लाइन से पूरे पैसेज को डिकोड कर सकते हैं. ठीक है, आइए क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. सो पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द ऑथर्स टोन इन द पैसेज. ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमको, ये इसका आंसर हमको पैसेज में नहीं मिलेगा, ये हमको अपना थॉट प्रोसेस लगाना है. कैसे लगाना है ये मैं आपको बताता हूं. बेस्ट ऑथर्स टोन इन द पैसेज. फर्स्ट इज हाईली क्रिटिकल एंड बायस्ड. हाईली क्रिटिकल तो वो नहीं था क्योंकि उसने दोनों पॉइंट्स दिए थे. राइट, सो आई डोंट थिंक ही वाज हाईली क्रिटिकल अबाउट एनी वन थिंग. ही वाज गिविंग अ पर्सपेक्टिव दैट हैड बोथ द थिंग्स इन इट. राइट, सो इसको मैं इजीली कट कर सकता हूं. ठीक है, लास्ट देखते हैं. एंथुजियास्टिक प्रमोशनल भी एक चीज के बारे में नहीं था क्योंकि वो दोनों चीजें के बारे में बात कर रहा था. इनडिफरेंट एंड वेग. देखिए, इनडिफरेंट भी वो नहीं था क्योंकि ही वाज कंसर्न्ड अबाउट बोथ द थिंग्स, कंसर्न्ड अबाउट privacy and concerned about the collective security. Right, so his point was not vague. Right, he was giving a point to justify each and every topic that he was mentioning, or rather both the topics that he was mentioning. Right, so indifferent bhi nahi tha. I think the right answer would be analytic and balanced, because he wanted to find a balanced approach by looking at both the perspective and coming up with a system that gives an answer to both the problems. Right, so the answer is B. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाई डू क्रिटिक्स रिजेक्ट नथिंग टू हाइड आर्गुमेंट. ओके, नाउ देखते हैं नथिंग टू हाइड आर्गुमेंट कहां पे था. वेयर एवरी क्लिक एंड सर्च इज सोल्ड टू द हायर. ठीक है. प्रोपोनेंट्स ऑफ इंक्रीज सर्विस आर्ग्यू दैट इन अ कैलेंडर is a luxury that can no longer afford. They contend that the same metadata used for identity is of
from this perspective the sacrifice is fair price. Okay, ये रहा. However, the nothing to hide argument, nothing to fear argument is often criticized for being overly simplistic, right? मतलब कुछ भी हाइड करने वाला नहीं है और कुछ भी फियर करने वाला नहीं है. जो एग्जाम्पल है नथिंग टू हाइड किसके लिए कह रहा है वो? नथिंग टू हाइड वो असेंशली अपना कलेक्टिव सिक्योरिटी का जो पॉइंट है उसको प्रूव करने की कोशिश कर रहा है, राइट? सो नथिंग टू आर्ग्यूमेंट हाइड के बारे में वो क्या बोल रहा है, आइए देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं. Why do critics reject the nothing to hide argument? क्यों रिजेक्ट करते हैं? Because they believe that everything has something to hide. Believe as everything has something to hide. I don't think that is the argument that he is giving. Because they feel that the government is incompetent. गवर्नमेंट इनकॉम्पिटेंसी की बात उन्होंने कहीं पे भी नहीं करी है. आई थिंक दिस इज आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, आउट ऑफ पैसेज, इसको भी हटा देंगे. बिकॉज डेटा माइनिंग इज टू एक्सपेंसिव फॉर द गवर्नमेंट, डेटा माइनिंग की भी बात उन्होंने कहीं नहीं करी है. And I think it is out of context from the passage viewpoint. I think the privacy essential for developing one's identity without interference, right? So I think nothing to hide ये उन्होंने privacy के बारे में करी है. So the answer is option C. Okay, next question देखते हैं. Based on the passage, the phrase chilling effect is most likely referring to. आइए देखते हैं passage में chilling effect कहाँ है. ये लिखा हुआ है, अगर मैं लास्ट लाइन में देखूं, critics suggest that privacy isn't just about hiding wrongdoings, it is about the right to form the thoughts and identities without the chilling effect of being watched. Chilling effect of being watched. It is about the right to form thoughts and identities without the chilling effect of being watched. ठीक है? Right to form thoughts and identities without the chilling effect of being watched. मतलब क्या कह रहा है कि प्राइवेसी इजंट जस्ट अबाउट हाइडिंग रॉन्ग डूइंग्स, अबाउट द राइट टू फॉर्म थॉट्स. मतलब प्राइवेसी से आप सिर्फ ये नहीं है कि आपको छुपा ही रहे हैं, लेकिन एक मेरा जो व्यू पॉइंट है जो मतलब दुनिया की तरह से बिल्कुल रॉन्ग हो सकता है, राइट? आई डोंट वांट अ पर्सपेक्टिव ऑन दैट. वो भी मुझे नहीं आना, वो भी नहीं मिल पाता क्योंकि एवरीवन इज काइंड ऑफ सीइंग एवरीथिंग. सो व्हाट आई एम डूइंग प्राइवेटली is something that everyone is watching, or the government is watching, or the watchdogs are watching, or the tech companies are watching, right? Which I don't want, right? So chilling effect of being watched. इसका ऑप्शंस देखते हैं क्या लिखा है इन्होंने. A sudden drop in the temperature of digital servers. I think ये बिल्कुल ही गलत व्यू पॉइंट है. The feeling of fear that prevents people from expressing themselves freely, right? The feeling of fear prevents people from expressing themselves freely. I think ये क्लियरली रिफ्लेक्ट कर रहा है कि प्राइवेसी की बात कर रहा है, और ये हमको क्लियरली बता रहा है कि अगर मेरी प्राइवेसी बंद होती है, प्राइवेसी मेरी अगर कम होती है, उससे मेरे पास वो फीलिंग ऑफ फियर आ जाएगा दैट वुड प्रिवेंट मी फ्रॉम एक्सप्रेसिंग माई सेल्फ फ्रीली, राइट? सो दिस इज द राइट आंसर. टग ऑफ वॉर मेंशन इन द फर्स्ट पैराग्राफ. सो आई थिंक टग ऑफ वॉर इज अ टग ऑफ वॉर एक गेम होता है, राइट? जिसमें दो टीम्स एक दूसरे से they are kind of working on competing on strength between each other. तो टग ऑफ वॉर बिटवीन प्राइवेसी एंड कलेक्टिव सिक्योरिटी की बात कर रहा होगा. इसमें देखते हैं कॉम्पिटिशन बिटवीन टेक कंपनीज फॉर यूजर्स, द स्ट्रगल बिटवीन पर्सनल फ्रीडम एंड नेशनल सेफ्टी. आई थिंक ये बिल्कुल फिजिकल गेम प्लेड इन द डिजिटल स्पेसेस. द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, राइट? स्ट्रगल बिटवीन पर्सनल फ्रीडम एंड नेशनल सेफ्टी. तो अगर हमने वो 3 लाइन आइडेंटिफाई कर ली थी, इससे हमारे जो मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस है वो सॉल्व हो रहे हैं, राइट? कि वो एक डिबेट है, पहला पैराग्राफ प्राइवेसी के बारे में, दूसरा पैराग्राफ कलेक्टिव सिक्योरिटी के बारे में, और तीसरा पैराग्राफ उन दोनों के कॉम्पिटिशन के बारे में. ओके, लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following statements would the author most likely agree with, right? Public safety is significantly more important than individual privacy. I think इसने वो कहीं पे भी मेंशन नहीं किया. इसने एक बैलेंस्ड व्यू पॉइंट देने की कोशिश करी है. सो आई थिंक दिस इज रिजेक्टेड आउटराइटली बिकॉज पब्लिक सेफ्टी को उसने सिग्निफिकेंटली मोर इम्पॉर्टेंट कहीं पे भी नहीं कहा. Digital privacy is an outdated concept that cannot be saved. Again, this is also he never mentioned. He mentioned that digital privacy is also very important, and he gave several examples for that as well. A middle ground must be found between state security and personal dignity, right? So this is the
theme of the passage, and this is what he has tried to said in the passage that was clearly visible from the 3-4 lines that we identified. What is the main purpose of the third paragraph? To provide a definite solution for private crisis, to introduce nothing to hide argument, the only logical view. I think एक व्यू पॉइंट बोला ही नहीं था उसने, दोनों पॉइंट्स के बारे में बोला था. To list the various tech giants involved in data mining, obviously इसके बारे में भी नहीं कुछ बोला. To provide a definite solution to privacy crisis, to challenge a common justification for surveillance with a more nuanced perspective. To challenge a common justification for surveillance with a more nuanced perspective. मतलब आप सर्विलेंस को चैलेंज कर रहे हो विद अ वेरी न्यूएंस पर्सपेक्टिव, मतलब विद अ वेरी पॉइंटेड पर्सपेक्टिव, राइट. एक पॉइंटेड पर्सपेक्टिव वो देना चाह रहा था कि ये मेरा पॉइंट है, इसकी वजह से मैं चैलेंज करता हूँ सर्वेलेंस को और प्राइवेसी में जो हाइड करते हैं चीज़ें या प्राइवेसी को जो डिस्टर्ब करती हैं चीज़ें उसको. क्लियर है? सो असेंशियली आपने ये देखा कि कैसे हमने वो 4 लाइन आइडेंटिफाई करी और इतनी सारी चीज़ें जो पैराग्राफ में दी हुई थी उसको हमने इग्नोर किया और उन 4 लाइन से मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस को हम आंसर कर पाए. बेसिकली कोई ईडियम्स दिए हुए हैं या कोई फ्रेजेस दिए हुए हैं जिसका मीनिंग आपको आइडेंटिफाई करना है, उसके लिए तो आपको पैसेज में जाना पड़ेगा. लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस है, लाइक 4 out of the 6 क्वेश्चंस दैट आई हैव जस्ट सॉल्व्ड इज सॉल्व्ड बाय दोस 4 लाइंस दैट वी आइडेंटिफाइड इन द पैराग्राफ, राइट. So essentially that is what important, to identify the main idea, to identify the main points in the paragraph and ignore the examples and the ancillary information mentioned in the paragraph. Hope this is interesting. Do share your comments in the comment box and stay tuned for more.